हेलो, गुड मॉर्निंग। विनायक नर्सिंग एंट्रेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पीछे वाली वीडियो में अपन ने बात की थी एलो एल्केन के वर्गीकरण की। आज अपन बात करेंगे इनके नामकरण की। सबसे पहले नामकरण की अगर अपन बात करते हैं तो नामकरण में अपन यहाँ पे दो प्रकार के नामकरण की बात करेंगे। पहला जो नामकरण होगा वो होगा सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण। दूसरा अपन देखेंगे आईपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण। देखिए, यहाँ पे नामकरण अपन दो प्रकार के देख रहे हैं। पहला नामकरण जो अपन देखेंगे वो देखेंगे कौन सा, सामान्य नामकरण, और दूसरा नामकरण जो अपन देखेंगे वो देखेंगे आईपीएससी नामकरण। सामान्य जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आईपीएससी नामकरण से, लेकिन अपन इसके साथ साथ सामान्य नामकरण भी सीखेंगे। सामान्य नामकरण की बात करें तो सामान्य नामकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी बच्चा है, उसके दो नाम होते हैं। एक तो उसका रजिस्टर्ड नाम होता है जो उसके डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ होता है, एक घर का नाम होता है। यानी घर का जो नाम हुआ वो उसका कौन सा नाम हो गया, सामान्य नाम हो गया, नॉर्मल जो अपन घर पे बोलते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड जो नाम होता है, उसी प्रकार यौगिक का भी जो नाम होगा वो रजिस्टर्ड होगा, वो कौन सा होगा, आईपीएससी नाम होगा। तो अपन दो प्रकार के नामकरण देख रहे हैं। पहला नामकरण होगा वो होगा सामान्य नामकरण, दूसरा आईपीएससी। तो सामान्य नामकरण की अगर अपन बात करें तो इनका सामान्य नामकरण होता है एल्किल हैलाइड। क्या होगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे एल्किल समूह का और उसके बाद अपन लिखेंगे हैलाइड का, तो इसलिए इसका सामान्य नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड ही होता है। जैसा कि मैंने लिखा CH3Cl, तो एल्किल समूह कौन है यहाँ पे, मेथिल, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल। और ये Cl कौन है, हैलाइड क्लोराइड, तो यहाँ पे इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार यदि मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं CH3CH2Br, तो यहाँ पे सामान्य नामकरण लिखेंगे तो ये एल्किल समूह हो गया एथिल, और यहाँ पे एलोजन कौन है, ब्रोमाइड, तो इसलिए इसका सामान्य नामकरण क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। ओके, तो सामान्य नामकरण की बात करें तो सामान्य नामकरण में आप क्या बताएंगे, सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है और उसके बाद एलाइड जोड़ते हैं, इसलिए एल्किल एलाइड का सामान्य नामकरण क्या होता है, एल्किल एलाइड ही होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आईपीएससी नामकरण की। आईपीएससी नामकरण के लिए आपको पता है सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लिखेंगे। किसका, प्रतिस्थापी का पूर्व लगन। तो आईपीएससी नामकरण के लिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लिखा जाता है, उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर इसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ प्राथमिक अनुलगन, प्राथमिक अनुलगन, और उसके साथ फिर अपन द्वितीयक सेकेंडरी अनुलगन। यहाँ पे प्राथमिक अनुलगन और द्वितीयक अनुलगन क्या होते हैं, ये सूत्र अपने को आना चाहिए। किसी का भी अपन आईपीएससी नामकरण करते हैं तो सामान्यतः ये सूत्र आना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने कहा प्रतिस्थापी का पूर्व लगन, तो अपन सबसे पहले प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लिखेंगे, और इसमें भी जो पहले आएगा, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी होते हैं तो जो पहले आता है उसको, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, साथ में उसकी स्थिति भी दर्शाई जाती है कि कितने नंबर कार्बन पे वो जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला, जो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला। और उस मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसका मतलब वो होता है एल्केन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसका मतलब एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है एल्काइन। तो प्राथमिक अनुलगन की बात करें, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे प्राथमिक अनुलगन के रूप में अपन काम में लेते हैं एन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पे प्राथमिक अनुलगन के रूप में अपन क्या लेते हैं, इन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड आता है तब अपन अनुलगन के रूप में क्या काम में लेते हैं, आइन लेते हैं। ओके, उसके बाद द्वितीयक अनुलगन। द्वितीयक अनुलगन का होता है अर्थ की जो मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, पीरियोडिक और क्रियात्मक समूह टेबल पढ़ी थी, उसके अंदर जो समूह दिए गए थे वो सारे के सारे क्रियात्मक समूह थे। ओके, और उस क्रियात्मक समूह के अंदर अपन ने देखा था कि प्राथमिक यहाँ पे जो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, अम्ल, एलाइड, एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, एमीन, एल्कीन, एल्काइन, एनाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। वहां पे अपन उसका क्या लिखेंगे, अनुलगन। क्या लिखेंगे, अनुलगन।
ओके। तो यहाँ पे अपन देखें एल्किल एलाइड के जो आईपीएससी नामकरण की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखना, मैं कुछ समूह लिख रहा हूँ, उनके सामान्य नाम भी आपको बताने होंगे और उसका आईपीएससी नाम भी आपको बताना होगा। जैसा कि यहाँ पे मैं 2-3 समूह लिख रहा हूँ, CH3 CH2, ये CH3 और ये क्या लिख दिया मैंने Cl, CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ पे ये क्या लिख दिया मैंने Cl। देखो सबसे पहले सामान्य नाम की अगर अपन बात करें तो मैंने कहा था सामान्य नाम के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, एल्किल समूह का। तो यहाँ पे एल्किल समूह कौन है, CH3 समूह है। और CH3 समूह जो एल्किल समूह है तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। और ये कौन है, Cl, Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल क्लोराइड। सामान्य नाम क्या होगा, मैथिल क्लोराइड। इसके साथ अपन इसकी बात करें तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन है, ये एथिल। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल। और ये कौन है, Cl। तो इसका मतलब एथिल क्लोराइड। इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं, मैंने कल ही पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा समूह किनारे पे आता है तो इसको आप क्या बोलते हो, आइसो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसो। कितने कार्बन है इसमें, 3। तो आप क्या बोलेंगे इसे, आइसोप्रोपिल। और ये क्या हो गया, क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो देखना ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री है। कौन सा है, 3 डिग्री है, तृतीयक है। और इसके अंदर टोटल यदि अपन देखें कार्बन 1 2 3 4 और ये कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब तृतीयक। अब यहाँ पे अपन ने लिखा तृतीयक, ओके। ये कितने कार्बन हो गए इसमें, 5। तो आप क्या लिखेंगे, तृतीयक पेंटिल। और ये क्या हो गया, क्लोराइड। तृतीयक पेंटिल क्लोराइड। इसके अकॉर्डिंग अपन इनको अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पे आईपीएससी नामकरण की। आईपीएससी नामकरण के लिए अगर अपन बात करते हैं तो आईपीएससी नामकरण अपन कैसे लिखेंगे, देखना सभी। आईपीएससी नामकरण की अगर अपन बात करें तो मैंने कहा था आईपीएससी नामकरण क्या होगा, तो वहां पे अपन सबसे पहले प्रतिस्थापी का पूर्व लगन, या क्रियात्मक समूह आई नहीं, हेलोजन। हेलोजन सारे के सारे क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। तो इसका पूर्व लगन, तो हेलोजन का पूर्व लगन क्या होता है, हेलो। क्या होगा, हेलो। मुख्य कार्बन श्रृंखला, यहाँ पे कार्बन 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 है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड यदि पाया जाता है तो यहाँ पे इसका आईपीएससी नाम क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। क्या होगा, हेलो एल्केन। एल्किल एलाइड का आईपीएससी नामकरण की अगर बात करता है तो आप क्या बताएंगे, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अब देखो मैंने कहा कि एल्किल हैलाइड है उसका आईपीएससी नाम, एल्किल हैलाइड का आईपीएससी नाम, तो आप क्या याद रखेंगे, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होगा, पूर्व लगन क्लोरो। क्या होगा, क्लोरो। और एक ही कार्बन है इसलिए आप इसे क्या बोलते हो, क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। और ये क्या हो जाएगा, एथेन, क्लोरो एथेन। इसकी अगर अपन बात करें, अब देखना इसमें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला ये क्या होगी, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला। नंबरिंग करेंगे, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 क्लोरो। 2 नंबर पे है 2 क्लोरो। और ये क्या हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, ये Cl अटैचमेंट किया हुआ है तो यहाँ पे सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला, नंबरिंग करें 1 2 3 4। अब ध्यान देना यहाँ 2 प्रतिस्थापी है, एक तो CH3 समूह है और एक Cl। Cl का मतलब हो गया क्लोरो, CH3 का मतलब क्या हो गया, मैथिल। तो कितने नंबर पे है, 2 पे। तो आप क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। मैंने क्लोरो C पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, और 2 पे कौन है, मैथिल। तो 2 क्लोरो 2 मैथिल। कार्बन कितने यहाँ पे, 4। तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूट। प्राथमिक अनुलग्न क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये इस प्रकार से अपन इसका सामान्य और आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना, तभी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे अपन बात करते हैं। अब इसी पॉइंट के अंदर एक पॉइंट चलता है, इसके अंदर समावयवता। क्या चलता है, समावयवता। देखो सबसे पहली बात कि समावयवता होती क्या है, उसके बारे में आपने 11वीं के अंदर पढ़ा होगा। समावयवता क्या होती है, जिनके अंदर अणुसूत्र तो समान होंगे और
उनके दो या दो से अधिक यौगिक होंगे जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इस आधार पर उसको अलग अलग भागों में अपन ने बांटा था, लेकिन इस वीडियो में अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। पीछे कोई दूसरी वीडियो आप चेक करेंगे, उसमें आपको समायोता टॉपिक अपना क्लियर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें कि एल्किल हैलाइड के अंदर समायोता, किसके अंदर, एल्किल हैलाइड में समायोता। यहाँ पे समावयवता की अगर अपन बात करें, किसके अंदर, एल्किल हैलाइड के अंदर समावयवता की अगर अपन बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड में एक तो समावयवता पाई जाती है श्रृंखला समावयवता। कौन सी, श्रृंखला समावयवता। एक पाई जाती है स्थिति समावयवता और एक पाई जाती है ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता। तो ध्यान देखना, ध्यान से यहाँ पे देखें। सबसे पहले मैंने कहा एक तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, श्रृंखला समावयवता, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट अपना है श्रृंखला समावयवता। सेकंड पॉइंट है वो है स्थिति समावयवता। सेकंड जो पॉइंट अपना वो है स्थिति समावयवता। और थर्ड जो पॉइंट अपना वो है प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता, प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। अब देखो यहाँ पे समावयवता की बात करें तो मैंने कहा समावयवता का अपना कोई अलग से वीडियो होगा, उसमें अपन पूरी क्लियर कर पाएंगे इसकी समावयवता क्या होती है, कैसे अपन ने कौन से प्रकार लिखे हैं। तो समावयवता का एक स्पेशल वीडियो अपना द्वारा बनाया जाएगा, वहां पे अपन उसको क्लियर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेता है कि एल्किल हैलाइड के अंदर कौन सी समावयवता पाई जाती है, तो वहां पे आप तीन बताएंगे। फर्स्ट आप क्या बताएंगे, श्रृंखला समावयवता। कौन सी बताएंगे, श्रृंखला समावयवता। सेकंड की अगर अपन बात करें तो वहां पे आप बताएंगे स्थिति समावयवता। थर्ड अपन बात करते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो इनके नाम से आप समझने की कोशिश करना। जैसा कि इसने दिया है श्रृंखला समावयवता, क्या दिया है, श्रृंखला समावयवता। इसका मतलब श्रृंखला में परिवर्तन होगा, अणुसूत्र तो एक समान होगा लेकिन उसकी श्रृंखला क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए आप उन्हें क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवी। और इस गुण को ही आप क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता। जैसे मैं लिख रहा हूं एक उदाहरण, इससे आप समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा CH3 CH2 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 Cl। तो यहाँ पे अपन ने श्रृंखला के बारे में पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया था। ये नॉर्मल हो गया, इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन ब्यूटिल क्लोराइड ये इसका सामान्य नाम है। ओके, आईपीएससी नामकरण की अगर अपन बात करें तो 1 2 3 4, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिखोगे, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसकी यदि श्रृंखला अपन चेंज कर दें, जैसा कि मैं लिख रहा हूं इसको CH3 CH CH3 CH2 Cl। तो देखो ये समूह क्या हो गया, आइसो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम, सामान्य नाम आइसो। कार्बन कितने टोटल, 4, आइसो ब्यूटिल। और ये क्या हो गया, क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इसका आईपीएससी नाम लिखें तो आईपीएससी नाम क्या होगा, 1 2 3, 1 पे क्लोरो 2 पे मैथिल। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मैथिल, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। क्या नाम होगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब देखो दोनों का नाम अलग अलग है, 1 क्लोरो ब्यूटेन है, इसका नाम 1 क्लोरो 2 मैथिल क्या है, प्रोपेन है। नाम अलग है तो इसका मतलब इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे इनके गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के अंदर यदि अपन देखें, कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 3 3 6 6 3 9, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। और ये क्या हो गया, क्लोरीन। कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और क्लोरीन 1। तो यहाँ पे संरचना फर्स्ट व संरचना सेकंड, दोनों का अणुसूत्र एक समान है। दोनों का अणुसूत्र क्या है, एक समान है। जैसा कि अपन ने बताया, इसका अणुसूत्र क्या है, C4H9Cl। इसका अणुसूत्र क्या है, C4H9Cl। अणुसूत्र तो एक समान है, लेकिन यदि देखें तो इनके इसके गुणों में क्या है, भिन्नता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, समावयवी है। आपस में क्या है, समावयवी है। और इस परिघटना को आप क्या बोलते हो, समावयवता। तो इसमें समावयवी है। तो यहाँ पे अपन अगर बात करें तो इसमें परिवर्तन जो हो रहा है,
चेंजिंग जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है? यहाँ तो नॉर्मल है, सीधी श्रृंखला है, यहाँ पे कौन सी है? आइसो है। तो इसका मतलब यहाँ श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आप इन्हें क्या बोलते हो? श्रृंखला समावयवी। क्या बोलेंगे? श्रृंखला समावयवी। तो ये ऐसे यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र तो एक समान है, लेकिन श्रृंखला में क्या है? परिवर्तन है, इसलिए आप इन्हें क्या कहते हो? श्रृंखला समावयवी। और इस गुण को ही अपन क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावयवता। तो आप ध्यान दें, आपको यदि ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिल जाए, जैसे मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH3 और ये Br, मैंने लिखा CH3 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 ये Br। बताओ इनका आपस में क्या संबंध है, अर्थात इनके अंदर कौन सी समावयवता पाई जाती है? दोनों का अणुसूत्र चेक करो। कार्बन कितना है? 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन 3 2 5 5 3 8 1 9 और ये क्या हो गया? Br। हाइड्रोजन 3 3 6 3 3 9 और ये क्या हो गया? Br। अणुसूत्र क्या हो गया? समान हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कौन सा है? 2 डिग्री है और ये कौन सा है? 3 डिग्री है। इसका मतलब द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, अलग अलग है। इस स्थिति के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि इनके अंदर क्या है? चेंज है, श्रृंखला चेंज है, इसलिए आप क्या बोलोगे? इसे श्रृंखला समावयवी। क्या बोलेंगे? श्रृंखला समावयवी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अपना था श्रृंखला समावयवता का, वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट अपना है स्थिति समावयवता। कौन सी समावयवता? स्थिति समावयवता। अब देखो जी, नाम से पता चल रहा है स्थिति। किसकी स्थिति? या तो डबल बॉन्ड की, या ट्रिपल बॉन्ड की, या प्रतिस्थापी की। क्या होती है? या क्रियात्मक समूह की क्या होती है? स्थिति चेंज होती है, तो आप उसे क्या बोलोगे? स्थिति समावयवी। ध्यान दें, मैंने अभी क्या बोला? स्थिति समावयवता डबल बॉन्ड की हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की हो सकती है, प्रतिस्थापी की हो सकती है, क्रियात्मक समूह की हो सकती है। उनकी स्थिति चेंज होगी, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अणुसूत्र दोनों का समान होगा। लेकिन जो डबल बॉन्ड जहां पे लगा हुआ है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड जहां पे लगा हुआ है, या फिर क्रियात्मक समूह जहां पे लगा हुआ है, या प्रतिस्थापी जहां पे जुड़ा हुआ है, उनकी स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तब आप उसे क्या बोलते हो? स्थिति समावयवता। अब अपन देखते हैं एल्किल हैलाइड के अंदर। एल्किल हैलाइड में स्थिति समावयवता की अगर अपन बात करें तो आप ध्यान देना, एल्किल हैलाइड के अंदर केवल प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी की स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। किसमें? प्रतिस्थापी की स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसा कि मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2Cl, इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। आईपीएससी नाम क्या है जी इसका? 1 क्लोरो और ये क्या हो गया? प्रोपेन। अब यदि मैं इसको चेंज करूं CH3 CH और ये Cl और ये CH3, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, तो आप क्या बोलेंगे इसे? 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका मतलब जो प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो? स्थिति समावयवी। क्या बोलेंगे? स्थिति समावयवी। और इस गुण को ही क्या कहते हैं? स्थिति समावयवता। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मैंने ये भी कहा था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या एल्किल हैलाइड की बात करें तो वहां पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। क्रियात्मक समूह नहीं है। हेलोजन क्या है? प्रतिस्थापी है। तो अपन नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो मैंने सबके लिए बताया कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह, उनकी स्थिति का क्या होना? बदलना क्या कहलाती है? स्थिति समावयवी। और इसी गुण को आप क्या बोलते हो? स्थिति समावयवता। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। देखिए भाई, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना। प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता क्या होता है? इसमें कि वे ही यौगिक प्रकाशिक समावयवता, ध्रुवण समावयवता प्रदर्शित करेगा जिसके अंदर किरेल अणु होगा। अब किरेल अणु का मतलब उस अणु के अंदर किरेल कार्बन पाया जाना चाहिए। कौन सा कार्बन? किरेल कार्बन। अब एक ये नया पॉइंट सा आपको लग रहा होगा, किरेल कार्बन। किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग समूह से जुड़ी होती है, अलग अलग समूह या परमाणु से जुड़ी होती हैं। उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, किरेल कार्बन। और जिस अणु के अंदर किरेल कार्बन पाया जाता है उस अणु को आप क्या बोलते हो? किरेल अणु। और जो अणु किरेल अणु होता है वो प्रकाशिक समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप उससे बताना कि इसके अंदर प्रकाशिक समावयवता का गुण पाया जाता है क्या। तो नॉर्मली अपन देखें, मैंने लिखा CH3 CH Cl C2H5।
इसकी बात करें तो ये क्रियल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके चार संयोजकता में से एक समूह तो ये जुड़ा हुआ है और बाकी तीन कौन जुड़े हैं, हाइड्रोजन। इसकी बात करें क्रियल कार्बन हो सकता है, क्यों, एक तो हाइड्रोजन से, एक C2H5 से, एक CH3 से, एक Cl से। इसका मतलब ये कौन है, क्रियल कार्बन है। अब यहाँ पे अपन इसको प्रदर्शित करें तो ये तो लिख दिया मैंने CH3, ये लिख दिया मैंने C। अब यहाँ पे मानो इस साइड H है, इस साइड क्या है, Cl, और ये C2H5 है, ये क्रियल कार्बन हो गया। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब यदि अपन बनाते हैं, इधर Cl हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, और ये C2H5, ये दोनों रूप एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। वे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, अर्थात अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, तभी वहां पे प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो संरचना फर्स्ट, और ये जो इसका मिरर इमेज है वो संरचना कौन सी है, सेकंड है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, और अध्यारोपित नहीं होने के कारण ही इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, प्रकाशिक समावयवता का गुण पाया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले नामकरण करवा दिया सामान्य और आईपीएस से, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट करवाया आपको, क्या, समावयवता। समावयवता यहाँ पे 3 करवाई है मैंने, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। ध्यान दें, मैं केवल एल्किल हैलाइड की ही बात कर रहा हूँ, उसी की पॉइंट की अपन बात करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो होगा वो होगा CX बंध की प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न बन सकता है। CX बंध की प्रकृति, तो आप ध्यान देना भाई, CX बंध की प्रकृति एल्किल हैलाइड में, CX बंध की प्रकृति की अगर अपन बात करें तो आपको पता होगा कि कार्बन और हैलोजन, जो मैंने X लिखा है, X का मतलब यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये किधर होगा, मोस्टली किधर की ज्यादा खींचेगा, हैलोजन की तरफ। तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जो CX बंध है वो कौन सी प्रकृति का हो गया, ध्रुवीय प्रकृति का हो गया, पोलर हो गया। कौन सा हो गया, ध्रुवीय प्रकृति का हो गया, अर्थात ये कैसा है, पोलर है। अब एक चीज नोट करना, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे CH3Cl, क्या लिया मैंने, CH3Cl, इसका कक्षीय आरेख बनाए, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 तो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये कार्बन, और ये क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। ओके, और ये अब इसके साथ P जुड़ेगा तो ये लो क्लोरीन। अब ध्यान देना भाई, इस कार्बन का जो संकरण है तो आप देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, इसका मतलब इस कार्बन का संकरण तो क्या आ गया, P, और इस sp3, और इस क्लोरीन, क्लोरीन का आउटर सेल कौन बचता है, तो आपको पता है P बचेगा। तो यहाँ पे 3p कक्षक के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, P। तो ये जो CX बंध का जो निर्माण होता है, CX बंध का जो निर्माण हो रहा है वो किसके अतिव्यापन से हो रहा है, sp3p कक्षकों के अतिव्यापन से। किससे होगा, sp3p कक्षकों के अतिव्यापन से। तो नॉर्मली अपन बताएं CX बंध की प्रकृति की अगर अपन बात करते हैं तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि ये जो बंध होता है ये कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, पोलर होता है। ओके, सेकंड अपन बताएंगे इसमें कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव व हैलोजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि कार्बन धनात्मक होगा और हैलोजन कैसा होगा, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। थर्ड अपन बात करते हैं तो यहाँ पे इस जो कार्बन हैलोजन बंध का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, sp3p कक्षकों के अतिव्यापन से। किससे हुआ है, sp3p कक्षक के अतिव्यापन से यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ कार्बन और हैलोजन की जो बंध लंबाई है वो सामान्यतः कितनी होती है, 1.78 एंगस्ट्रॉन। कितनी होगी, 1.78 एंगस्ट्रॉन के समथिंग होती है। क्लियर। अब एक चीज सुनना,
इससे संबंधित नॉर्मली कुछ प्रश्न करवा रहा हूं मैं, उस चीज को आप समझना। लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपको बेसिक कुछ बातें बताई जाएंगी, आप उस चीज को समझे, उसके बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात तो आपको पता है कि हैलोजन है वो वृक्ष संख्या और सारणी में 17 के अंदर पाए जाते हैं। और वहां पे अगर अपन बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अपन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हैं तो कोष की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ेगी? कोष की संख्या बढ़ेगी। और कोष की संख्या यदि इंक्रीज होती है तो आकार भी क्या होता है? इंक्रीज होगा। और आकार यदि इंक्रीज होगा तो वहां पे बंध लंबाई भी बढ़ सकती है। तो नॉर्मली अपन देखें, जैसे मैंने लिखा CF, CCl, CBr, CI, तो यहाँ पे CX जो बंध लंबाई की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी? तो कार्बन तो सभी के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब बंध लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हैलोजन के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आकार किसका है? आयोडीन का। इसका मतलब CI सबसे ज्यादा क्या होगा? बंध लंबाई वाला होगा। ओके, CX बंध की जो लंबाई है सबसे अधिक किसकी होगी? CI की होगी। क्लियर? अब दूसरी बात ये कि ये CX जो बंध लंबाई है ये बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ क्रम है? आप इस चीज को आप भाई क्लियर करना, बढ़ते हुए क्रम की बात करता है या घटते हुए क्रम की बात करता है? तो आप नॉर्मली देखना, बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है पहले आप सबसे छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए। और जो बड़ा होता है वहां पे अपन तीर का चिन्ह अपन लगाते हैं, उस साइड मुंह कैसा होना चाहिए? खुला हुआ होना चाहिए। इसका मतलब होता है खुले हुए मुंह का मतलब कि ये बड़ा है, ये इससे क्या है? छोटा है। ओके, तो अब अपन ने जो लिखा है तो अपन देखो इधर से इधर जा रहे हैं, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्रम है? इसका बढ़ता हुआ क्रम है। क्लियर? अब अगला जो पॉइंट है वो है अपना इसका बंध ऊर्जा। क्या? बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा की अगर अपन बात करेंगे, यदि बंध लंबाई अधिक होती है, यदि बंध लंबाई अधिक होती है तो वहां पे जो बॉन्ड होगा वो दुर्बल होगा। कैसा होगा? दुर्बल होगा। तो उस बॉन्ड को अपन आसानी से तोड़ सकते हैं। बंध लंबाई कम होगी तो इसका मतलब उस बंध में उन दोनों परमाणु के बीच में आकर्षण क्या होगा? अधिक होगा। और आकर्षण अधिक होने के कारण उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। उसकी बंध ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। अर्थात वो बंध कैसा होता है? प्रबल होता है। कैसा होता है? प्रबल होता है। तो बंध ऊर्जा की अगर अपन बात करते हैं, किसकी? बंध ऊर्जा की, CF, CL, BR और CI, तो यहां पे बंध ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होगी? CF की होगी। किसकी होगी? CF की। और सबसे कम किसकी होगी? CI की। तो ये जो ऑर्डर लिखा है ये बंध ऊर्जा का, बोलो बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ? इधर बड़ा है, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा लास्ट में। इसका मतलब ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ। बंध ऊर्जा का घटता हुआ क्रम क्या है? बंध ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। तो आप ध्यान दें, बंध ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम की पूछे या घटते हुए क्रम की, तो आप देखना जिसका बंध जितना प्रबल होगा, जिसका बंध जितना प्रबल होगा इसकी बंध ऊर्जा उतनी अधिक होगी, लेकिन बंध लंबाई उतनी क्या होगी? कम होगी। आप ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बंध जितना प्रबल होगा इसका मतलब बंध लंबाई कम होगी। और बंध लंबाई यदि कम होती है तो बंध ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। प्रबल बंध, बंध ऊर्जा अधिक होगी, बंध लंबाई क्या होती है? कम होती है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो आप इस प्रकार से इसको क्लियर कर सकते हैं। आप आराम से इसे समझना। जो मैंने ऊपर लिखा है ये क्या है? बंध लंबाई है। क्या है जी? बंध लंबाई है। ये बंध लंबाई का क्रम है। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट चलता है, वो है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पे द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो आप इसको ध्यान से देखना भाई। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दो आवेश और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। अब यहां पे द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, इस क्यू का मतलब होता है बेटा चार्ज यानी आवेश, और डी का मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूरी। अब अपने को पता है कि परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है तो उनके बीच का बंध भी क्या होता है? छोटा ही होता है, जिन्हें अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सामान्यतः नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं
तो डायपोल जो मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। दूरी को वहां पे अपन क्या करते हैं? इग्नोर ही करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसके अटेंड हो सकते हैं, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो इसका मतलब म्यू इक्वल क्या होता है? क्यों। अब सर क्यों है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी हायर होगी तो उसका क्यू भी क्या होगा? उतना ही हायर होगा। अर्थात म्यू समानुपाती क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी हायर होगी तो इसका मतलब चार्ज हायर होगा, और चार्ज हायर होगा तो इसका मतलब उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा? अधिक होता है। ये तो एक नॉर्मल अपन नियम की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना भाई। द्विध्रुव आघूर्ण की अगर अपन बात करते हैं तो म्यू इक्वल क्या होता है? क्यू डी। तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या आ गया? क्यों। क्योंकि डिस्टेंस होता है, इसको अपन इग्नोर करते हैं। और क्यों होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर होगी तो क्यू भी हायर होगा, तो इसका मतलब म्यू इक्वल क्या हो सकता है? ई एन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखना, जैसा कि मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब यहां पे देखिए CH3 सबके लिए कॉमन है, लेकिन एलोजन क्या है? सबके लिए अलग अलग है। अब मैंने कहा कि चार्ज अधिक होना चाहिए, तो यहां पे तो चार्ज की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है? फ्लोरीन का। तो इसका मतलब सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का होना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग। उससे कम किसका होना चाहिए? क्लोरीन का। उससे कम ब्रोमीन का। सबसे कम किसका होना चाहिए? आयोडीन का। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो क्या है? गलत है। क्या है? गलत। नियम फेल। अब इसका अपवाद दिया हुआ है, प्रैक्टिकली इसको चेक किया गया तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ अलग ही था, और वो ऑर्डर आया, उसका जो मान आया वो आया था सबसे ज्यादा CH3Cl का, उससे कम CH3F का, उससे कम CH3Br का, और उससे कम CH3I का। ओके, ये बिल्कुल सही है। फिर अपनी बुक में लिख देते हैं अपवाद। ये क्या है? अपवाद है। आप ध्यान दें, मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इक्वल क्या होता है? क्यू डी। क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज, आवेश, और डी का मतलब क्या होता है? दूरी। इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर? तो यहां पे इन दोनों की अगर अपन बात करें तो यहां पे मेन फैक्टर कौन सा कार्य करता है? डिस्टेंस वाला। कौन सा? डिस्टेंस वाला। और डिस्टेंस वाला फैक्टर काम करेगा तो इसका मतलब मैं जो बात कर रहा हूं वो डिस्टेंस वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूं। तो डिस्टेंस ज्यादा किसका होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा किसका? क्लोरीन। क्योंकि CH3 दोनों में क्या है? कॉमन है। ओके, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3, लेकिन चेंज कौन है? क्लोरीन, और यहां पे फ्लोरीन। इन दोनों की बात करें तो यहां पे डिस्टेंस फैक्टर काम में होगा, और डिस्टेंस की, दूरी की बात करें तो क्लोरीन वाले की ज्यादा होगी, फ्लोरीन वाले की कम होगी। इसलिए एल्किल मेथिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण मेथिल फ्लोराइड से अधिक होगा। क्यों होगा? डिस्टेंस अधिक होने के कारण। इन दोनों की बात करें अब आगे, इन दोनों में क्या होता है? तो यहां पे CH3 सेम है, यहां डिस्टेंस फैक्टर काम नहीं करेगा, यहां पे काम करेगा आवेश वाला। कौन सा? आवेश। आवेश किसका ज्यादा है? ब्रोमीन का। किससे? आयोडीन से। इसलिए आगे वाला फैक्टर ये चलेगा। ये इसका रीजन है। बाकी अपवाद बताया जाता है तो आप ध्यान दें, मैंने रीजन सहित आपको बता दिया है। तो आप द्विध्रुव आघूर्ण की अगर अपन बात करें तो आप बस ध्यान दे लेना, फ्लोरीन से पहले किसको लिखना है? क्लोरीन को। फिर उसके बाद अपन फ्लोरीन, फिर आगे सेम ही है CH3Br, और फिर आगे CH3I। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न आता है और आप इसको ध्यान दे लेना, यहाँ से प्रश्न उठ के कई बार पूछा गया है। क्लियर? तो ये अपना जो समझौता था, उसके बाद CX बंद की प्रकृति वाला पॉइंट था, इसको आपने अच्छे से समझ लिया। अब CX बंद से भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। CX बंद वाले
प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, वो क्या है। मैंने अभी अभी आपको बताया CX बंध में कार्बन और हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। इसकी बंध लंबाई मैंने बताई है लगभग आपको 1.78 एंगस्ट्रॉन। क्या, 1.78 एंगस्ट्रॉन। अब मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। आपने सुना था वाइनिल हैलाइड, कौन सा, वाइनिल हैलाइड। देखो वाइनिल हैलाइड की अगर अपन बात करें, किसकी, वाइनिल हैलाइड की। वाइनिल हैलाइड क्या होता है जी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है, तो वाइनिल क्लोराइड लिख लिया मैंने। ओके, अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अनुनाद। और अनुनाद पाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो यहां पे CH2 माइनस सिंगल CH डबल बॉन्ड Cl, और यहां पे दिया है तो क्या आ जाएगा, प्लस। अब ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा था, आपने सुना होगा कि यदि सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, बंधों की संख्या बढ़ेगी, 2 हो गए, बंध लंबाई कम हो गई, और भी अधिक बंधों की संख्या बढ़ेगी, 3 हो गई, बंध लंबाई और भी क्या होगी, कम होगी। ध्यान से सुनना, सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी बंध लंबाई अधिक होती है, डबल बॉन्ड होता है बंध लंबाई कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है बंध लंबाई और भी कम। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं बंधों की संख्या बढ़ने के साथ बंध लंबाई क्या होती है, कम होती है। अब एक चीज और सुनना, बंध ऊर्जा, क्या, बंध ऊर्जा, तो आपने पढ़ा होगा संगठन में शक्ति होती है। सिंगल एक लकड़ी है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, 2 लकड़ी और ज्यादा ऊर्जा चाहिए, 3 लकड़ी और ज्यादा चाहिए, 4 लकड़ी और ज्यादा चाहिए। सेम फैक्टर इसी के ऊपर लागू होता है। यदि सिंगल बॉन्ड है उसकी बंध ऊर्जा कम होगी, डबल बॉन्ड की उससे अधिक होगी, ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी क्या होगी, अधिक होगी। तो बंध ऊर्जा की बात करें तब आप बता देना ट्रिपल बॉन्ड की अधिक होती है, और बंध लंबाई की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है। अब मैं ये पॉइंट क्यों समझा रहा हूं, उसका रीजन समझना। यदि अपन बात करें तो यहां पे कार्बन और हैलोजन के बीच में आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है, आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है। आंशिक द्विबंध गुण का मतलब हो गया बंध लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। वैसे तो अपन बोलते हैं कि इसकी बंध लंबाई होती है 1.78 एंगस्ट्रॉन, लेकिन यहां पे अनुनाद पाए जाने के कारण वाइनिल हैलाइड में इसकी बंध लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.69 एंगस्ट्रॉन। ओके, नॉर्मली एल्किल हैलाइड होता है उसमें अपन हैलोजन को तोड़े तो आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे बंध लंबाई क्या है, इससे अधिक है। अब यहां पे बंध लंबाई थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। अर्थात यहां पे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं दे सकता है। क्यों, अनुनाद के पाए जाने के कारण आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है। तो अब आप कहेंगे सर कुछ ऐसे भी यौगिक होंगे जिसमें अनुनादी संरचनाएं अधिक होंगी। तो आपको पता है जिसके अंदर जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना होगी वो अणु उतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या करेगा, मुक्त करेगा, और अधिक स्थायी हो जाएगा, और अधिक स्थायी अणु से आसानी से उस समूह को हटाया नहीं जा सकता। जैसे हेलोएरिन, क्या, हेलोएरिन, मैंने लिखा जैसे क्लोरोबेंजीन। ओके, वैसे अपने को पता है बंध लंबाई कितनी होती है, 7.1 एंगस्ट्रॉन, 7.78 एंगस्ट्रॉन, लेकिन आपको पता है क्लोरोबेंजीन में भी अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अनुनाद। यहाँ क्लोरीन के ऊपर वही 3 लोन पेयर, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, अनुनाद चलेगा। अनुनाद चलने के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल, ये आंशिक द्विबंध गुण आ चुका है। यहाँ लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर प्लस, ये यहां से यहां, ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। जैसे ये यहां से यहां शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड डबल डबल, ये भी क्या हो जाएगा डबल, ये Cl, और ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस। फिर ये यहां से यहां तो ये यहां से यहां, तो यहां से यहां जैसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल, ये Cl, ये यहां से यहां, ये वापस यहां से यहां। तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं
डबल 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 और ये पुनः क्या आ जाएगा, सिंगल। अब एक चीज नोट करना, इसकी अनुनादी संरचना वाइनिल हैलाइड की तुलना में क्या है, अधिक है। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो मेन कंसेप्ट ये होता है, इसकी आबंध लंबाई कार्बन हैलोजन की कितनी होती है, 1.60 एंगस्ट्रॉन, जबकि वाइनिल हैलाइड में आबंध लंबाई कितनी होती है, 1.69 एंगस्ट्रॉन, और एल्किल हैलाइड में CX बंध की लंबाई कितनी होती है, 1.78 एंगस्ट्रॉन। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं बंध लंबाई सबसे कम किसकी है, हेलोएरिन की। आंशिक द्विबंध गुण आ गया अनुनाद के पाए जाने के कारण। तो आप इस चीज को क्लियर करना, जिसके अंदर बंध लंबाई कम होती है तो इसका मतलब वहां पे बंध वियोजन ऊर्जा अधिक चाहिए, बंध ऊर्जा अधिक चाहिए, तो वहां पे वो समूह आसानी से नहीं हट सकता। अब यहाँ पे मैं तीनों समूह की अगर बात करूं तो अपने पास एक तो है एल्किल हैलाइड, एक है एरिल हैलाइड, एक है वाइनिल हैलाइड। तो बताओ कौन आसानी से नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकता है, अर्थात कौन अपना एक्स आसानी से दे सकता है, हैलोजन दे सकता है। तो हमें पता है इसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा है, ये दे सकता है। इसकी इससे कम है तो इसका मतलब ये कम होगा, इसकी इससे भी कम है तो सबसे कम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा, हेलोएरिन। कौन देगा, हेलोएरिन। तो आप यहाँ पे क्लियर कर लेना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो आप बता देना कि हेलोएरिन सबसे कम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अनुनाद पाया जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सर अनुनाद तो वाइनिल हैलाइड में भी था लेकिन इसकी अनुनादी संरचना अधिक होने के कारण यहाँ पे जो CX बंध लंबाई है वो कितनी है, 1.60 एंगस्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे 1.69 एंगस्ट्रॉन, और जबकि यहाँ पे 1.78 एंगस्ट्रॉन है। आबंध लंबाई सबसे अधिक है इसलिए अपना आसानी से एक्स त्याग सकता है, हैलोजन दे सकता है और दूसरा नाभिक स्नेही यहाँ पे जुड़ सकता है। ओके, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो आप ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड और हेलोएरिन में से कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देगा, तो आप बताना एल्किल हैलाइड। कौन, एल्किल हैलाइड। आपसे क्वेश्चन कर सकता है हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों, तो उसका फर्स्ट रीजन क्या होगा, अनुनाद के पाए जाने के कारण आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है जिसके कारण उसकी बंध वियोजन ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे अगला पॉइंट, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान से समझना भाई। पहले नॉर्मली मैं आपको बता दूं, एल्किल हैलाइड का निर्माण की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्कोहल से। फर्स्ट पॉइंट अपना है एल्कोहल से। एल्किल हैलाइड का निर्माण किससे करेंगे, एल्कोहल से। एल्कोहल की अभिक्रिया अपन किस किस के साथ करवाएं ताकि एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाए। तो पहली रिएक्शन, जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएं, PCl5 के साथ करवाएं, PCl3 के साथ करवाएं, SOCl2 के साथ करवाएं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएं या PCl5 के साथ करवाएं या PCl3 के साथ करवाएं या SOCl2 के साथ करवाएं तो अपने को क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो मैं फर्स्ट रिएक्शन जो लिख रहा हूं वो है अपनी HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। यहां HX का मतलब क्या होता है, HCl, HBr और HI। HF मैं इसलिए काम में नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है तो वो बंध आसानी से नहीं टूट सकता है। और इसमें भी क्रियाशीलता की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, HI की। HCl की इससे भी कम, वो आपने पढ़ लिया है, HI बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल क्या होता है, जब एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी जुड़ जाए इसे आप क्या बोलते हो, एल्कोहल।
और एल्कोहल की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा दें, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा देते हैं, HX के साथ करवा देते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ये सांद्र HX है। तो यहां से H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और जैसे H2 बाहर होगा तो RX यानी एल्किल हैलाइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होगा, एल्किल हैलाइड का। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया यदि आप सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो मैंने क्या कहा था, इसका तो क्या जाएगा OH और इसका H हाइड्रोक्सी, और यहां से हाइड्रोजन, तो H2 क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा CH3 CH2Cl, H2 क्या हो जाएगा बाहर। ओके, H2 क्या हो जाएगा बाहर। इसको आप क्या बोलते हो, एथिल क्लोराइड। ओके, अब एक चीज सुनना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, उस चीज को आप क्लियर से ध्यान से देखना भाई, अच्छे से समझना, और उस कंसेप्ट को आप क्लियर भी करना। क्वेश्चन क्या है वो उसको समझना कि सर एल्कोहल तो 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री भी होता है, कौन सा एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा। आपको पता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा। पीछे वाली वीडियो में हल्का सा मैंने बताया था, ये बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है कंपेयर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसका मतलब जो एल्कोहल है उसकी क्रियाशीलता के क्रम की अपन बात करेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा 2 डिग्री और 1 डिग्री की तुलना में। तो ये हो गया एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, किसके साथ, HX के साथ। सेकंड, HX की क्रियाशीलता का क्रम, तो यहां पे HX की क्रियाशीलता का क्रम मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, HI। कौन होगा, HI। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मेरा, सांद्र HX व निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। किसको, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र, जैसे मैंने ले लिया HCl, इस मिश्रण को कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। अब ये जो ल्यूकास अभिकर्मक है इसका उपयोग क्या है, एल्कोहल में विभेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब होता क्या है, आपको टेस्ट ट्यूब दे देंगे 3, एक के अंदर 1 डिग्री, एक के अंदर 2 डिग्री और एक के अंदर 3 डिग्री एल्कोहल भर दिया जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब है। ओके, मैंने एक में 1 डिग्री डाल दिया है, एक में 2 डिग्री भर दिया और एक में 3 डिग्री भर दिया। अब आपसे बोल रहा हूं, बताओ किसके अंदर 1 डिग्री है, किसके अंदर 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो वहां पे अपन कौन सा अभिकर्मक काम में लेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। बाकी और भी अभिकर्मक काम में ले सकते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक यदि अपन इसमें डाला, जैसे ल्यूकास अभिकर्मक इसमें डाला और डालते यदि इसका रंग धुंधलापन आ जाता है तो इसका मतलब समझ जाना ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अपन ने इसमें डाला ल्यूकास अभिकर्मक, डालते ही नहीं होता है लेकिन 5 मिनट में इसका रंग धुंधलापन आ जाता है, तो आप समझ जाना ये कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल। आपने डाला ल्यूकास अभिकर्मक,
5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात इसके परिवर्तन में लगभग कितने मिनट लग रही हैं? 30 मिनट लग रही हैं। तो आप समझ जाना है कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल है। तो आप ध्यान दें, मैंने अभी आपको बताया लुकास अभिकर्मक की अगर अपन बात करते हैं, कंसंट्रेट HCl प्लस जो निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है उसे आप क्या बोलते हो? लुकास अभिकर्मक। और लुकास अभिकर्मक किसके लिए काम में आता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है। वो कौन सी थी? एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। सेकेंड रिएक्शन अपनी PCl5 के साथ या PX5, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। क्या है? फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। देखो, PX5 फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने उदाहरण ले लिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाते हैं, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? RCl, HCl बाहर, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बाहर। RCl, इसे आप क्या बोलते हो? एल्किल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एल्किल क्लोराइड। जैसे मैंने लिखा यहां पे C2H5OH की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाएं, तो अपने को पता है OH हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl, एथिल क्लोराइड। बाहर क्या निकला? HCl और POCl3। रिएक्शन कैसे हुई है? तो आप रफली देखें, C2H5OH PCl5, तो C2H5Cl, HCl बार, C2H5Cl, HCl बार और POCl3। तो इसका मतलब जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाते हैं तो भी एल्किल क्लोराइड का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? अगली रिएक्शन जो होगी वो है जब एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राईएलाइड के साथ करवाते हैं, PX3 के साथ, जो मैं काम में ले रहा हूं यहां पे PCl3, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। तो इसमें ध्यान रखना 3 मोल एल्कोहल के लेने पड़ेंगे। कितने मोल? 3 मोल एल्कोहल। और यहां पे जो PCl3 है उसका कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। तो किसका निर्माण हो रहा है? 3RCl। देखो, R के साथ Cl, R के साथ Cl, R के साथ Cl, 3RCl का निर्माण हो जाएगा। साथ में POH3, यानी मैं इसको चेंज करके लिखूं H3PO3, फॉस्फोरस अम्ल का क्या हो जाता है? निर्माण। फॉस्फोरस अम्ल का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं तो भी एल्किल क्लोराइड का क्या होता है? निर्माण होता है। एक उदाहरण करवा रहा हूं मैं, बताना उससे। जैसे मैंने लिया एथिल एल्कोहल। क्या लिया है? एथिल एल्कोहल। कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3। PCl3 का कितना मोल लेना पड़ेगा? 1। जैसे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? C2H5Cl। कितने मोल? 3 मोल। साथ में बाहर क्या निकलेगा? H3PO3 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अगली रिएक्शन जो होगी वो होगी SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पे। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, क्या है? थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नेम रिएक्शन होता है डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगा लेना, यहां से प्रश्न आता है। कौन सी अभिक्रिया है ये? डार्जन अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दें तो यहां से सबसे पहले HCl क्या हो जाएगा? बाहर। ये पिरिडीन की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी। जैसे HCl बाहर होगा तो ROSOCl,
फिर यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये Cl यहां से यहां, तो RCl और SO2 क्या हो जाएगा, बाहर। तो यहां पे किसका निर्माण हो गया, एल्किल क्लोराइड का। किसका, एल्किल क्लोराइड का। तो आप ध्यान देना, मैंने क्या बोला है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, पिरिडीन C5H5N, और या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, यू। ओके, तो यहां पे किसका निर्माण होगा, RCl का, साथ में क्या निकलेगा, HCl व SO2 गैस। अब ध्यान से सुनना भाई, इस अभिक्रिया के द्वारा शुद्ध एल्किल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। आपको 2-3 रिएक्शन लिख देगा और कहेगा इन अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जिससे शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया है। सर शुद्ध क्यों प्राप्त होता है, उसका भी रीजन सुनो। क्योंकि यह अभिक्रिया पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, और पिरिडीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है, और लोन पेयर पाए जाने के कारण पिरिडीन कौन सी हो गई, प्रकृति की क्षारीय प्रकृति की हो गई। जैसे अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले HCl निकलेगा, और HCl खुद कैसा होता है, अम्लीय, तो पिरिडीन HCl को क्या कर लेगी, अधिशोषित कर लेगी, और उसके साथ बना हुआ सह उत्पाद SO2 है, वो गैस है, वो वायुमंडल में चली जाएगी। तो मात्र कौन बचता है, एल्किल क्लोराइड। कौन बचता है, एल्किल क्लोराइड, जो एल्किल क्लोराइड बनाने की क्या है, एक सर्वोत्तम उत्तम विधि है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की विधि है। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, SOCl2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। ओके, तो आप ध्यान दें, इस अभिक्रिया का एक उदाहरण करवाते हैं अपन। तो यदि उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया यदि अपन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो जैसे अपन रिएक्शन करवाएंगे तो एथिल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है। इससे आप कौन सी अभिक्रिया बोलते हो, डार्जन अभिक्रिया। ओके, तो ऐसे अपन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहां पे मैंने आपको एल्किल क्लोराइड बनाने की अभी फर्स्ट रिएक्शन करवाई है, वो करवाई है एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। ऐसे अपन कल पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इसका होगा, सेकंड जो रिएक्शन होगी हाइड्रोकार्बन से, फिर अपन पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय से, फिर अपन पढ़ेंगे प्राथमिक एमीन से, फिर एक रिएक्शन पढ़ेंगे हुंच-डिकर अभिक्रिया जो नेक्स्ट वीडियो में अपनी आएगी। ओके।